कल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण का रामचंद्र गुहा के किसी टिप्पणी के जवाब में ये कहना था कि गुहा जी चिंता मत कीजिए, इकोनॉमी बहुत अच्छी देश की चल रही है। और 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95th सेशन को भाषण देते हुए उनसे कहा कि जो स्लोगन फेंका वो था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। और साथ में क्या कहा उनसे कि कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ, भरपूर। क्या फायदा उठाओ? क्रिएट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन्स। दुनिया के मुकाबले में उनके साथ जो है मुकाबले वाली सप्लाई चेन्स बना दीजिए। ये दुनिया की सप्लाई चेन्स की बात हो रही है। हिंदुस्तान की जो गांव-गांव, शहर-शहर, छोटा शहर, बड़ा शहर, इसके बीच की सप्लाई चेन है, उसका चर्चा नहीं हो रहा है। जिस सप्लाई चेन की वजह से इस कोविड-19 महामारी में हमारे लोगों को कुछ सप्लाई मिलती रही, उसको सुदृढ़ करने की बात नहीं हो रही। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ जब पैकेज दिया था सीतारमण जी ने और प्रधानमंत्री बात करने के लिए आए थे। इसलिए ये लोकल से के लिए वोकल हो जाओ और लोकल से ग्लोबल करो और फिर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे और फिर अब ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हो रही है। और साथ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कमांड एंड कंट्रोल टू प्लग एंड प्ले। तो हमारे प्रधानमंत्री तो खेलने में यकीन रखते हैं। नोटबंदी में भी खेला खेली कर दी उन्होंने, किसी को साथ नहीं लिया, सहयोग नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं हुई, कैबिनेट से बात नहीं हुई, मन की बात आई और 84% करेंसी यूरो जीरो कर दी। अगले दिन सुबह लोग उठे, रात को 8 बजे का भाषण हुआ, लोग सुबह उठे और देखा कि उनके जो रुपए हैं वो कागज बन चुके हैं। तो वो शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं? प्लग एंड प्ले। बच्चे गेम्स खेलते हैं, प्लग डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर प्रवाह होता है पावर का और उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। तो इनके लिए भी प्लग को खोलना, प्लग को बंद करना, खेलना, इसी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री वहां पर कर रहे थे। ये नहीं कहा उन्होंने उन मालिकों से कि भाई थोड़ा कंपैशनेट हो जाओ, थोड़ा स्टेट्समैनशिप दिखाओ, मजदूरों को पगार दे दो उनकी लॉकडाउन की, ये कुछ नहीं बोले। वो उनको हल्लाशेरी दे रहे थे कि पूरा फायदा उठा लो कोविड-19 का एंड क्रिएट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन्स। और हम ये भी जानते हैं कि जब बजट पेश किया था सीतारमण जी ने, उन्होंने दावा ठोका था कि 6.1 6.3% के आसपास जीडीपी है, लेकिन जस्ट उसके 1 महीना पहले सिर्फ 4.8% जीडीपी है। ये अखबारों में उस टाइम पे आ रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब हम हालत देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, तो अब जो आंकड़े सामने आए हैं कि कंपैरेटिव में पिछले सालों से इस साल के अंदर जो मंथ्स का कंपैरिजन किया गया उसमें 3.1% और अब ये कहा जा रहा है कि 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा 4.2% तक ग्रोथ जाएगी और ये 11 सालों में सबसे कमती ग्रोथ होगी। लेकिन जो पोजर है फाइनेंस मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, उनके होम मिनिस्टर का, उनके दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो पीएमओ को डिफेंड करने में लगे रहते हैं, उन सब का पोजर है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कहीं चिंता की बात नहीं। और जब वो ये कहते हैं कि कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, ये वो बोल रहे हैं एम्प्लॉयर्स को, वो कौन सा फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि ये तो कोविड-19 में लोगों की तकलीफ़ें हैं, उनको कैसे बचाना है, उनको हेल्थ सिस्टम कैसे देना है, उस पे ध्यान देने की बजाय इनका ध्यान तो कहीं और है। वो ध्यान कहाँ है? अब इनका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के 4 एल गिनाए थे। आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैं पहले कह चुकी हूँ। लिक्विडिटी उन्होंने गिनाया था, तो एनपीएज और क्रिएट किए जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कर्जों की इकोनॉमी को और तेज किया जाएगा। पैसा लेकर के हिंदुस्तान से भागने वालों की गिनती बढ़ जाएगी। तो ये जो लिक्विडिटी का मामला है, 20 लाख करोड़ के इनके बजट में से 16 लाख करोड़ तो कर्जों के बारे में ही है। दूसरा इनका जो लेबर का एल था
उसके अंदर आप और हम अच्छे से जानते हैं किस तरीके से जबरदस्ती श्रम कानूनों को बदला जा रहा है, जबकि दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि आप श्रम कानूनों को पीट डालोगे, श्रमिकों के हर डेमोक्रेटिक राइट को छीन लोगे तो इकोनॉमी बड़ी रोबस्ट हो जाएगी। किसी देश का ऐसा उदाहरण नहीं है, ना पूंजीवादी देश का, ना समाजवादी देश का, ना मिक्स्ड इकोनॉमी की देश का। लेकिन वो यही करना चाहते हैं क्योंकि कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी उन्होंने पूरी उसका मौका उठाना है। तीसरी बात जो वो करते हैं लैंड की, 4 बातें की थी ना उन्होंने, 4 L गिनाए थे, तो लैंड के बारे में भी मैं कह चुकी हूँ। जो APMC में चेंज लाया है, जो नई मंडियों की उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बात की है, जो उन्होंने गोडाउन्स जो प्राइवेट बनेंगे उसमें 50% सब्सिडाइज करने की बात की, बहुत सी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन्होंने बताया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज की जो बात की है, ये सब कुछ लेकर के जितने भी प्रपोजल्स हैं अल्टीमेटली हमारे 85% किसान को तो पीट डालेंगे। और जो ऊपर का 3-4% अमीर किसान है वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ लैंड के लिए वो तो तैयार रहेगा, क्योंकि उसको तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी वो तो अपना काम धंधा कर सकता है। और बीच का किसान वैसे ही पिस जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ लैंड की बात है। तो फिर कोविड-19 की अपॉर्चुनिटी लॉ पे भी उठाई जा रही है। जो कानून को तोड़ते हैं लेकिन सत्ता के साथ हैं, पोलराइजेशन करते हैं, नफरत फैलाते हैं, वायलेंस की सोच को जन्म देते हैं या उसको मजबूत करते हैं, उनको तो पूरा संरक्षण है इनकी लॉ की सिचुएशन में, जो इनकी समझ है लॉ के बारे में। लेकिन जो इन पे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सुझाव देते हैं, गलतियां गिनाते हैं, उनको सजा देने का काम करते हैं। और इसलिए एक तरफ तो CAA की एजिटेशंस में जो उसका विरोध करते हुए पार्टिसिपेट किए थे उनको सजा देने में लगे हुए हैं, जो राइट टू डिसेंट की बात करते थे उनको सजा देने में लगे हुए हैं, अपने विरोध पक्ष की आवाज़ों को दबाने का काम तो कर ही रहे हैं, पत्रकारों के पीछे भी हाथ धोए रहते हैं। कितनी लंबी पत्रकारों की फहरिस्त है जिनको कई चैनल्स से हटवाया गया और उनको धमकियां दी गई और सोशल मीडिया पे भी धमकियां दी गई, वो सारी अपनी जगह हैं। और पिछले कुछ समय के दौरान वरदराजन पे केस बना दिया गया और आजकल विनोद दुआ के पीछे पड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर FIR लगाने में लगे हुए हैं। तो ये है इनका लॉ का सिचुएशन, तो उसको भी हमें समझना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। इसलिए जो बड़ा सेक्टर है, जो कॉरपोरेट घराने, उनको कहा जा रहा है कि अपना प्रॉफिट बनाओ, और इनके उसके अंदर जो प्लैनेट है तो वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन की बात है, वो उसमें वो साफ और स्पष्ट है। उसमें कहीं लोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो कैमोफ्लेजिंग दिखा रहे हैं, झुंझुना दिखा रहे हैं, वो नहीं है। जो हमारा नीचे आत्मनिर्भर भारत है उसका और ज़्यादा शोषण कैसे हो सकता है, जो अपनी बड़ी चेन्स वाले हैं और बड़े कॉरपोरेट घराने, उनको मदद पहुंचाने में या उनके मुनाफे बढ़ाने में। ले दे के मैं ये कहूँगी कि मोदी सरकार की नीतियाँ जो है मोनोपोलाइजेशन की हैं, एकाधिकार की हैं, छोटे सेक्टर को पीटने की हैं। ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा रहेगा देश के लिए। मैं सब देशवासियों को ये कहने के लिए आजकल आई हूँ, क्योंकि ये मोनोपोलाइजेशन का इनका स्टाइल है और ये इनका पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। मसलन अगर मैं बात करूं, जो पैकेज देने आई थी सीतारमन जी, अपना उस पैकेज को देते हुए उन्होंने कहा था कि हम 44 लाख के करीब उन्होंने गिनाई थी MSMEs, जिनके लिए 70,000 करोड़ का उन्होंने कहा हम कर्जों की मदद देंगे, ये कर्जे ले लें, मदद नहीं देंगे, कर्जे ले लो, हम गारंटी देंगे इसके, ये बात उन्होंने कही। लेकिन MSMEs कितनी इस देश के अंदर थी लॉकडाउन से पहले? 6.3 करोड़। 44 लाख के करीब ये मदद देंगे तो ये कितनी पड़ी? 6%। 94% MSMEs का क्या होगा? नहीं, 6% को कर्जों की सिर्फ गारंटी मिलेगी, आप कर्जे उठा लीजिए। अभी क्या आ रहा है सामने? अब स्टडीज ये आ रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस की नहीं, मैन्युफैक्चरर्स की ऑर्गेनाइजेशन, वो आंकड़ा मैं आज दोहरा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि 35% MSMEs तो काम ही नहीं शुरू कर पाएंगी। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेस MSMEs 32% को काम शुरू करने में, रिवाइव होने में 6 महीने का समय लगेगा।
अब ये हो गई 67%। 3% MSMEs काम करती रहीं क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। तो ये हो गया पूरा आपका 70%। बाकी 30% का क्या होगा ये तो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने सर्वे किया है उसने बताया नहीं। तो ये सिचुएशन उसकी है। और कॉरपोरेट घरानों में 6% के करीब कॉरपोरेट कंपनीज थी जिनका काम जारी रहा, कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे थे जो इस कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में भी उनके काम की आवश्यकता थी। अब इन्होंने जो कर्जे भी बताए 70,000 करोड़ कर्जे इन्होंने अनाउंस किए थे। और याद रखिए ये कब अनाउंस किए थे, ये मई के मध्य में अनाउंस किए थे जब वो पैकेज देने आई थी। और आज की डेट में क्या सिचुएशन है, केवल 15% लोग ही उन कर्जों को अप्लाई किए हैं, कर्जे उठाने की बात किए हैं, बाकी नहीं किए हैं। और 5 लाख जो MSMEs का अभी बैलेंस था जो उनको मिलना चाहिए था पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, प्राइवेट बड़े सेक्टर से, वो उनको मिला नहीं। सरकार ने प्रॉमिस किया लेकिन MSMEs के मालिकों को कोई भरोसा नहीं है कि ये प्रॉमिस पूरी होने वाली है। इसके साथ साथ मैं जो सारी सच्चाइयाँ बता रही हूँ वो सच्चाइयाँ बता रही हूँ जो खुद मालिकों की तरफ से आ रही हैं, जो कंसर्न्स की तरफ से आ रही हैं, जिनका अखबारों में खुलासा हो रहा है। मैं कुछ भी अपने एटक के दफ्तर से नहीं ला रही हूँ। मसलन ये पूरी रिपोर्ट छपी है आज के अखबार में और उसमें ये हेडिंग है बकायदा इंडियन एक्सप्रेस में, उस पर्टिकुलर पेज पे, फॉर्मल सेक्टर गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर प्लेयर्स। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें बड़ा सेक्टर जो है वो जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर वो आगे बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं क्या, तो वही बता रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि 30% जो छोटे सेक्टर का पेंट फर्म्स का काम है ना वो ठप हो जाएगा, बड़ा सेक्टर छीन लेगा। 35% जो बिस्किट बनाने के छोटे छोटे काम करने वाले एंटरप्राइजेस थे वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि बड़ा फॉर्मल सेक्टर उसको हड़प जाएगा। 40% जो है लूज खुला जो हमारा खाना पकाने का तेल होता है खाने वाला, उसमें छोटा सेक्टर पिट जाएगा, उसको भी बड़ा सेक्टर छीन लेगा। 45% के करीब जो ज्वेलरी है जो कलेक्टिवली बनाते हैं छोटे सेक्टर वाले, वो बिजनेस भी उनके हाथ से जाएगा। और इसके साथ साथ जो फॉर्मल होटल्स हैं बड़े, वो 70% के करीब बिजनेस को छीन के ले जाएंगे। जो छोटे ढाबे हैं, छोटी फूड चेन्स हैं, जो छोटे होटल्स हैं, उनकी तो अब मुसीबत आ गई। तो इनकी खुद की ये कॉन्शियस एफर्ट है, लोगों को दिखा रहे हैं हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लोकल के लिए वोकल हो जाइए, तुम लोगों को फायदा होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट वालों को भी झुंझुना दिखाया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी है कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े सेक्टर की सेवा में हिंदुस्तान की सरकार जुड़ी है, सब कुछ मोनोपोलाइज कर रही है और उस नतीजे के तौर पे छोटा सेक्टर पिट रहा है। मैंने आपको बोला कि कर्जे नहीं उठ रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, उनका बयान छपा है आज। वो ये कह रहे हैं आई हैव मनी बट देयर आर नो टेकर्स। मेरे पास पैसे हैं लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है, ये वो खुद बोल रहे हैं। तो भाई जब आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 16 लाख करोड़ सिर्फ कर्जों पे ही आधारित था और कोई टेकर ही नहीं है तो क्या होने वाला है। अब वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा बैंक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बाकी बैंकों की क्या हालत होगी। वो ये सज्जन कह रहे हैं कि ह्यूज लिक्विडिटी है और हमें डिपॉजिटर्स को जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, हम ऐसी हालत के अंदर, हमारी तो बहुत बुरी सिचुएशन है, ये उनका कहना है। अभी ये भी हमें देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा शब्द लेकर के चले आए देश के सामने, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उस मीटिंग के बहाने से जो उन्होंने बात नारा फेंका, उसके लगभग 5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल, उसका आर्टिकल छपा। अब उस आर्टिकल में जो आर्ग्यू किया गया है वही है असली बात। और उस आर्टिकल के लिखने के बाद एक मान लिया जाता है कि अब तो देश के अंदर वो आर्टिकल घूमेगा, सबकी समझ बन जाएगी कि हाँ यही करना ही जरूरी है। देश की तो आत्मनिर्भरता तभी ही होगी
देश का विकास भी तभी होगा। और फिर 5 दिन के गैप के बाद प्रधानमंत्री उसको एड्रेस कर रहे हैं। ये बहुत मैनिपुलेटिव रहता है कि पहले मीडिया के अंदर आप स्पेस बनाएंगे, कवरेज लेंगे, उसके लिए फुटिंग तैयार कर लेंगे, उसके बाद नेताजी बोलने के लिए चले आएंगे। अब संजीव सन्याल ने क्या कहा है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार के, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मीनिंग क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, और वो उसमें जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो इस आत्मनिर्भर भारत में कैसे फिट हो रहे हैं और उसका भविष्य के लिए क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, ये उसमें वो आर्ग्यू कर रहे हैं। और फिर वो ये बोलते हैं कि घबराइए नहीं, हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये नेहरूवियन मॉडल नहीं है। यानी वो जो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का मॉडल था जिसमें देश को पैरों पे खड़ा करने के लिए नवरत्नास बनाए गए, हैवी इंडस्ट्री बनाई गई, एक्सप्लोरेशन किए गए, स्पेस साइंस में बढ़ा गया, न्यूक्लियर साइंस को खड़ा किया गया, बहुत सी और चीज़ों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का एक्सपैंड हुआ, रोडवेज का एक्सपैंड हुआ, स्कूल का, हॉस्पिटल्स का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपैंड हुआ। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था या साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ था, तो उनका कहना है कि नहीं, वो नेहरूवियन मॉडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं चाहिए हमको। तो क्या चाहिए हमको? ये जो पोस्ट कोविंद के बाद जो वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स हैं उसमें हमें बढ़ना है, ये आत्मनिर्भरता है। आपका केवल और केवल जो प्रधानमंत्री ने कहा पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, और बड़ी कंपनी को कहा कि ग्लोबली प्ले कीजिए, डरिए नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। तो उसके साथ साथ संजीव सन्याल कह रहे हैं कि ये हमारा मॉडल क्या है आत्मनिर्भर, हमें ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट FDI। ये भी आत्मनिर्भरता है इनकी नॉलेज में, इनकी समझ में। जबकि पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ 1 जून को यूनियंस ने एक्शन किया, 10 और 11 जून को कोल की यूनियंस ने 100% FDI का भी विरोध कर रहे हैं और कमर्शियलाइजेशन ऑफ माइनिंग की बात, उसके लिए लड़ाई लड़ी। इनको तो एक बिडर भी नहीं मिला, 11 जून को इनको बिडिंग भी रोकनी पड़ी। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बिडिंग के लिए आऊंगा 18 जून को, ये भी एक न्यूज लीक हुई है। तो प्रधानमंत्री खुद आएंगे अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज की बिडिंग करने के लिए, ऑक्शनिंग करने के लिए आएंगे, वो आएंगे ऑक्शनिंग करने के लिए। तो यूनियंस ने फैसला किया 18 जून को वो मिलजुल करके सारी यूनियंस और फेडरेशंस उसका भी प्रतिरोध करेंगे, और सरकार नहीं मानेगी तो हड़ताल पे जाएंगे। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि ये इकोनॉमी का बंटा ढार कर रहे हैं, इनका पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कोविड-19 का फायदा उठाया जा रहा है, तेजी से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आगे बढ़ा रहे हैं, श्रमिकों के कानून बदल रहे हैं, विरोधियों को जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, पत्रकारों को डराने का काम कर रहे हैं, और किसानों की जमीनों को छीनने के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमें जितनी जल्दी हो हमारे देश के लोग समझे तो उतना ही अच्छा होगा। उस आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या देते हुए व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, संजीव सन्याल के खुद के ही सेंटेंसेस एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। उनके सेंटेंसेस में बहुत कंट्राडिक्शंस थी और स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शंस थी, अंतर विरोध था। और 2 बार जगह के ऊपर उन्होंने बार बार कहा है कि लेबर लॉज को ये चेंज करना क्यों जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, विदेशी पूंजी लानी है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शामिल होना है, इसलिए जरूरी है। फिर लैंड के क्वेश्चन को उन्होंने 2 बार दोहराया है अपने इस आर्टिकल के अंदर। तो आप समझ ही रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ लैंड करना चाहते हैं। तो ये ले दे के आत्मनिर्भर भारत बनाने का नहीं है, विदेशी पूंजी के आगे घुटने टेकने का रास्ता है ये सरकार जो अपना रही है। अब एक बड़ा अजीब आर्गुमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हमें इसलिए चेंज करना पड़ा है कि उसमें जो होर्डिंग का, जिसके ऊपर जुल्म लगता था कि तुम होर्डिंग कर रहे हो, या दुकानदार राशन वाला है वो ठीक से स्टॉक नहीं रख रहा है, या मंडियों से वो निकला अनाज और उसको राशन की दुकान में पहुंचना है, बीच में से गायब हो गया, करप्शन हो रही, ये तो जी एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस है ना। उनका कहना है कि उसके जो केसेस बनते थे उसमें अप्रूवल बहुत कम था, यानी कन्विक्शन बड़ी कम थी, सजा बहुत कम थी, 2 से 4% थी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ रेप्स के केसेस में कन्विक्शन बहुत कम है, मर्डर के 302 के केसेस में बहुत कन्विक्शन कम है, बाल मजदूरी कराई जाती है उसके ऊपर जब केसेस थुकते हैं
उसका कन्विक्शन तो 1% से भी नीचे। तो क्या इस देश के अंदर ये आर्गुमेंट होना चाहिए क्योंकि कन्विक्शन रेट कम है इसलिए वो कानून ठीक नहीं है, इसलिए तो फिर रेप लॉ भी हटा देना चाहिए, उसको मजबूत क्यों किया निर्भया कांड के बाद? फिर तो जी जरूरत क्या है आपकी चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर जो सजाएं देने की बात है या मर्डर चार्जेस पे लोगों के ऊपर केस लगा के सजाएं देने की बात है, उस सब की कोई जरूरत नहीं। एकदम थोथा और बोगस आर्गुमेंट इस आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका ये कहना है, जो 22 मई को उन्होंने मीटिंग की, उनका कहना है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इज एक्सट्रीमली ग्लूमी। जो आरबीआई के गवर्नर है वो खुद कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय कोविड-19 एंड एंशूइंग लॉकडाउन इज मच मोर deleterious in terms of loss and basic livelihood, economic security, health and confidence than the range of estimates or projections of GDP and other macroeconomic aggregates suggested। वो खुद कह रहे हैं कि हालत बहुत खराब है। डिप्टी चेयरपर्सन जो है माइकल पात्रा वो कह रहे हैं माई व्यूज इज दैट द डैमेज इज डीप एंड एक्सटेंसिव, दैट इंडियाज पोटेंशियल आउटपुट हैज बीन पुश्ड डाउन एंड इट विल टेक ईयर्स टू रिपेयर। वो भी बोल रहे हैं। एक के बाद एक मेंबर की जो बयानात है वो देखने वाली हैं, जो ये बताती हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन इनको तो इससे फुर्सत नहीं है, अपने चुनावी मूड में रहना है इनको। 75 वर्चुअल मीटिंग घोषित की हुई हैं, उनमें से कुछ मीटिंग हो गई हैं। बिहार के चुनाव इस साल के आखिर में है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के चुनावों के ऊपर इनकी नजर है। तो ये तो चुनावी रणनीति में फंसे रहते हैं, उसी चुनावी रणनीति में लगे हुए हैं। कोविड-19 का एपिक बढ़ने वाला है, पीक की तरफ बढ़ने वाला है, केसेस और मल्टीप्लाई होने वाले हैं, हेल्थ सिस्टम अभी ठीक से है नहीं है। सरकार कह रही है, पहले कह रही थी कि घर से नहीं बाहर निकलना, और अब कह रही है चिंता करने की क्या जरूरत है, जान भी है तो जहान भी है, अब आप बिजनेस करो और कोई घबराने की बात नहीं है, अब आप लगे रहो। अब केसेस बढ़ रहे हैं, पीक बढ़ रही है, अब सरकार कह रही है अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये जो इनका एजेंडा है वो एजेंडा देश की जनता को समझना चाहिए और सावधान होकर के हमने इनका मुकाबला करना है। 3 जुलाई को ट्रेड यूनियंस की तरफ से फिर से प्रतिरोध दिवस है। उस प्रतिरोध दिवस को अच्छे से हम मनाएंगे पूरे देश के अंदर, फेडरेशंस, ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस मिलके, और हमें आम जनमानस तक जा करके सरकार की इन नीतियों की लगातार पोल खोलनी है। वो जितनी बार आएंगे, जितनी बार बोलेंगे, हम उतनी बार उनकी गलत बातों का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। बोलना ही जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, उंगली उठाना जरूरी है। यही आज के दिन के अंदर फर्ज बनता है कि हम अपनी डेमोक्रेसी की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने देश की वैल्यूज की हम रक्षा कर सकें। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब और जय हिंद। फिर हाजिर होंगे।